तो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा किस तरह अपने पिता को उसकी हरकत पर सुना रही थी। जहां वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, वहीं वह एक अजनबी लड़की को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं जो शायद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन वह फिर भी उसे अपनी बेटी से ज़्यादा मानते थे। तो चलिए अब आगे अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं। संजय जी जब अपने बेटी के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखते हैं तो अनजाने में ही उनकी आंखें भर आती हैं। क्या अब उसके लिए सिर्फ वह एक अनजान व्यक्ति रह गए हैं? क्या वह उनकी बेटी नहीं है? आखिर में उन्होंने उसकी भलाई के लिए ही तो उसके साथ इतनी सख्ती बरती थी, पर उस बेवकूफ़ इंसान को क्या बताए कि इसमें उसकी भलाई कहाँ थी। उसे तो सिर्फ दर्द और तकलीफ ही मिली थी। उसकी भलाई कहाँ थी जहाँ उसका इतना बड़ा भरा परिवार था और उसे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया गया था। उसे जिस हॉस्टल में डाला गया था, उस हॉस्टल में बहुत ही घटिया तरीके के बच्चे रहते थे जो हमेशा उसे टॉर्चर किया करते थे। यहाँ तक कि उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं खाने देते थे। जब भी उसे खाना मिलता था वह उसे छीनकर खा जाते थे। वह नन्ही सी बच्ची जो महज 5 साल की थी, वह कैसे अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताती। लेकिन इन लोगों को क्या, यह लोग तो बस यही सोचते रहे कि वह उसकी भलाई के लिए उसे हॉस्टल में डाल रहे हैं। और अब जब अमायरा उनसे इतनी नफरत करने वाली है तो वह कैसे उससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह उन्हें माफ़ कर दे। वहीं उसका भाई जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था और उस अनजान लड़की को अपनी बहन मानता था, जो शायद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वह उनके घर पर रहती थी। उन्हें अपनी बहन मानते थे वह लोग और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। वह सिर्फ हमेशा से उसे ही अपनी बहन मानता था। उसने तो अमायरा को कभी बहन ही नहीं माना था। वह भी इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था, क्या सच में उसने अमायरा के साथ इतना गलत किया? फिर वह सोचता है, हाँ सच में वह कब अमायरा के पास गया। यहाँ तक कि वह रक्षाबंधन में भी कभी अमायरा से राखी बंधवाने के लिए नहीं जाता था। क्या उसकी बहन सच में उससे दूर हो गई? क्या उसके लिए उसकी मन में इतनी नफरत भर गई है? अमायरा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। उसी समय वहाँ मोहिनी जी की गुस्से भरी आवाज़ वहाँ गूंज जाती है और फिर वह संजय जी के तरफ देखते हुए बोलती है, देखिए ना यह कैसी बातें कर रही है मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में। उसकी बात को सुनकर अमायरा ताली बजाते हुए हंसते हुए बोलती है, वाह देखो ना कैसा लग रहा है, जैसे कोई बीवी अपने पति से अपनी सौतेली बेटी की शिकायत कर रही हो। मिसेस मोहिनी, बिल्कुल आपका कंप्लेन उसी तरह लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर मोहिनी जी गुस्से में चिल्लाती हैं, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बातें करने की। इतना कहकर वह अमायरा की तरफ उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस पर हाथ उठाती हैं, अमायरा बहुत ही तेज़ी के साथ एक्शन लेते हुए उनके हाथों को पकड़ लेती है और उसे जोर से मोड़कर उसकी पीठ के पीछे लगा देती है, जिस वजह से उन्हें बहुत तेज दर्द होता है। फिर उसके बाद अमायरा उन्हें तेज़ी से धक्का देती है, जिस वजह से वह अपने सामने दूर ही जाकर ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। इससे उन्हें चोट लग भी जाती है। अमायरा गुस्से से अपनी लाल आंखों से उनकी तरफ घूरते हुए देखकर बोली, खबरदार जो मुझ पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी की तो अगली बार वार्निंग नहीं दूंगी, बल्कि इसे काट कर फेंक दूंगी और कोई भी
बिना मतलब मेरी बातों को खाली धमकी मत समझे। मैं जो बोलती हूँ वह कर कर दिखाती हूँ। और अब आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि मैं वह कमज़ोर अमायरा हूँ जिसे आपने पहले थप्पड़ मारा था। मोहिनी जी, मैं आपको बता दूं, अगर आपने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं एक ही पल में आपकी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती हूँ। वैसे आप दोनों माँ बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हमेशा ही दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और उन पर अपना गुस्सा जाहिर करना हमेशा दूसरों की जगह ही तुम दोनों को पसंद आती है। जैसे आपने मिस्टर ओबराय से धोखा करके शादी कर ली थी और उनका घर तोड़ दिया, उनके बीवी बच्चों को जान से मार दिया। मैंने ठीक कहा ना मिस मोहिनी? वहीं अमायरा के मुंह से यह सारी बात सुनकर मोहिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह खुद को संभालते हुए गुस्से से बोली, तुम यह क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम जो बोल रही हो और मेरी बेटी पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो यह कितना गलत है? वहीं अब रीमा से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह आगे आई और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगी और वह धीरे से अपनी माँ को उनकी जगह पर खड़ा कराती है। फिर वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती है, दादाजी देखिए ना, यह लड़की कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है और यह कैसे माँ से बातें कर रही है। आज तो इसने हद ही कर दिया है। यह कहकर कि मैंने इसे परेशान किया, जबकि आप लोग देख सकते हैं यह कितनी अड़ियल है और यह कैसे सबको परेशान करती है। वहीं मोहिनी जी भी अपनी आंखों में आंसू भरकर बोलती हैं, हाँ देखिए ना, यह कैसे मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है और मुझे कैसे घर तोड़ने वाली औरत बोल रही है और मेरी बच्ची को भी टारगेट कर रही है। भला हम लोगों ने किसकी जगह ली है और मेरी बच्ची ने किसकी जगह ली है जो उसे इतना सब कुछ सुनने पड़ रहा है? इसमें मेरी बच्ची की क्या गलती है जो आप सब उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? वह इतनी प्यारी है तो भला उससे सब प्यार क्यों ना करे? इतना कहकर वह मुंह बनाकर रोने लगती है। वहीं अपनी माँ की एक्टिंग देखते हुए रीमा भी उसी तरह एक्टिंग करते हुए रोने लगती है। वैसे भी रीमा अमायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वह चाहती थी कि ऐसा कुछ हो कि फिर से उसे एक बार इस घर से निकाल दिया जाए और वह फिर से सबकी प्रिंसेस बनकर यहाँ रहने लगे। वह हमेशा से उसे नुकसान पहुँचाना चाहती थी। उस वक्त भी उसने उसे मारने की कोशिश की थी जब वह बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। वहीं उसकी माँ फिर से रोते हुए बोलती है, आप सबको पता है ना कि किस तरह से यह मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मुझे इतना पसंद करते हैं और यह शादी भी उन्हीं के मर्जी से हुई थी और उनकी बीवी तो धोखेबाज थी जो उन्होंने छोड़ दिया था अपने पति को। मैंने तो बस उन्हें संभाला था। इतना कहकर वह फिर से रोने लगती है। वहीं रीमा भी अपनी माँ को देखते हुए एक्टिंग करती है और कहती है, अंकल जी मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ कभी भी नहीं आना चाहिए। क्या पता यह लड़की हमें फिर से कौन सा इल्ज़ाम लगा दे और मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। यह बात बोलकर मोहिनी जी सबको यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वह कितनी सही है और उनकी बेटी कितनी गलत है जो उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। और यही उनका प्लान कामयाब भी हो गया, क्योंकि सब अब अमायरा को गुस्से से घूर रहे थे। पर अमायरा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो इंटरेस्ट के साथ इन लोगों की नौटंकी देख रही थी। वहीं संजय जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और
उन्हें अपनी इस बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह बहुत ही गुस्से के साथ बोलते हैं, अमायरा अपनी बदतमीजी के लिए मोहिनी जी से माफ़ी मांगो अभी के अभी, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उनकी बात को सुनकर बाकी सब भी अब अमायरा को गुस्से से घूर कर देखने लगते हैं और वह भी बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई हो, तुम्हें भी इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अभी के अभी। दादाजी बोले, यह तो दिन बर दिन और भी बदतमीज होती जा रही है। और क्या सच में यह किसी की आगे रिस्पेक्ट करेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इसे यहाँ से फिर से भेजना पड़ेगा। वहीं उनकी बातों को सुनकर अब अमायरा से बर्दाश्त नहीं होता। वह हंसते हुए बोलती है, क्या सच में? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बदतमीज होते जा रही हूँ? मुझे तो यहाँ आए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। इससे पहले तो मैं हॉस्टल में ही थी, फिर आपने मुझे इतना कम नोटिस कर लिया। मिस्टर ओल्ड राय, आपको क्या लगता है कि सच में मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज हूँ? इतना कहकर वह सरकास्टिक में हंसने लगती है। फिर वह संजय जी की तरफ देखकर बोलती है, माफ़ी मांगू? ओह, आपने सोचा भी कैसे? आपकी घटिया बेटी और उस घटिया रखायल से मैं माफ़ी मांगू? क्या आप सपने देख रहे हैं मिस्टर संजय राय? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सच में आपकी इस घटिया बेटी और घटिया औरत से माफ़ी मंगवाने का इरादा है? तो भूल जाइए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी आपकी इस नाजायज़ बच्ची और उसकी इस घटिया माँ से माफ़ी मांगूंगी। वैसे मेरी बातों को सुनकर आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। वैसे क्यों ना हो, मेरी माँ तो कितनी भोली भाली है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप उनके पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहे हैं? इतना कहकर वह अपनी माँ की ओर देखने लगती हैं। वहीं उनके माँ के तो होश ही उड़ गए थे। अमायरा की माँ तो यही सोच रही थी, क्या सच में उसकी बेटी सच बोल रही है? क्या सच में संजय जी उसे धोखा दे रहे हैं? वहीं संजय जी अमायरा की बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उनका गुस्सा हर पल बढ़ रहा था। वह कैसे ऐसी बातें बोल सकती है? वहीं बाकी सब तो आश्चर्य से अमायरा को देख रहे थे। वहीं सिन्हा फैमिली के मेंबर भी आंखें फाड़े हुए यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में उनके सामने खड़ी लड़की अमायरा है। उसकी ज़बान कब से इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई? वह तो अपनी ज़बान से ही सबको डसकर मार सकती है। इतनी ज़्यादा जहरीली उसकी ज़बान इस समय निकल रही है कि सामने वाले को वह हार्ट अटैक ही दे दे। वहीं वह 5 लोग जो अमायरा की शिकायत लेकर यहाँ आए थे, उनके तो मुंह से ज़बान ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह कुछ बोले तो अमायरा उन्हें धोने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगी। और न रोमी, सोनी और आसी, यह तो बिल्कुल अपना मुंह बंद किए हुए चुपचाप बैठे थे। उनकी तो बोलने की कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि आज उन्हें अमायरा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह तो यही सोच रहे थे कि जब अमायरा अपने डैड को नहीं छोड़ी तो फिर वह किस खेत की मूली हैं? उनके साथ वह क्या करेगी? वह कुछ भी करने या कहने से पीछे नहीं हटेगी। वैसे भी उन्होंने पहले ही उसका भयानक रूप देख लिया था। अभी उनके शरीर का दर्द कम नहीं हुआ था। वहीं उसकी ऐसी घटिया बातें को सुनकर अब संजय जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बहुत ही गुस्से के साथ तेजी से उसकी ओर खूंखार भेड़िए की तरह दौड़ पड़ते हैं। इस पल अगर कोई देख लेता तो बिल्कुल न लगता कि
वह अपनी बेटी की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दुश्मन पर अटैक करने जा रहे हैं और वह उसके पास पहुंचते और जैसे ही उस पर थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं कि अमायरा तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ लेती है और गुस्से से उन्हें घूर कर देखती है। इस समय अमायरा के हाथों की पकड़ इतनी तेज थी कि संजय जी का हाथ दर्द से फटने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी नाजुक सी देखने वाली इस लड़की के शरीर में इतनी ताकत होगी। अब उन्हें दर्द से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। वह चाहते थे कि अमायरा उनका हाथ छोड़ दे, लेकिन वह कैसे बोलें। उन्हें शर्म भी आ रही थी। अगर वह किसी के सामने यह बोलेंगे कि उनका हाथ फट रहा है तो सब लोग उन्हें देखकर क्या सोचेंगे कि वह कितने कमज़ोर हैं। इसलिए वह बस अमायरा को घूर कर ही देख सकते थे। वहीं अमायरा की ऐसी हरकत देखकर अब किरण जी को अमायरा पर गुस्सा आने लगा। वह कैसे अपने पिता का इस तरह से अपमान कर सकती है। वह गुस्से से अमायरा को देखकर बोलती हैं, तुम इतनी कड़वी बातें अपने डैड के लिए कैसे कर सकती हो और कैसे उनका इस तरह से अपमान कर सकती हो, उनकी कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा सकती हो। क्या तुम्हें यह सब कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इतनी छोटी होकर तुम्हारे मुंह से ऐसी कैसे गंदी बातें निकल सकती हैं। उनकी बातों को सुनकर अब अमायरा को गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या जब किसी और के लिए आपने अपनी खुद की 5 साल की बेटी को हॉस्टल में भेज दिया तब इन्हें शर्म नहीं आई? क्या इन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या सच है और क्या गलत है? और क्या आप तो उनसे भी कम नहीं हैं। आपने अपने पति को क्या एक बार भी अपनी बेटी को हॉस्टल में जाने से रोका? आपने कैसे यह सोच लिया कि इतनी नन्ही सी बच्ची अपनी माँ से अलग होकर कैसे जी पाएगी? किसी ने यह जानने की कोशिश की कि वह कैसे है और क्या कर रही है, वह जिंदा भी है कि मर गई है? नहीं ना, आप सब क्या बोलने के लिए मरे हो, क्योंकि बात जब आप लोगों पर आती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। आप लोग 2 शब्द नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो और मुझसे पूछो मैंने कैसे इतने साल दर्द में बिताए हैं। जब बात आपके पति के कैरेक्टर पर आया तो आपने एक पल भी बोलने में देर नहीं लगाई, लेकिन यही बात जब मुझ पर आई थी तो आपको क्या हो गया था? आपका मुंह क्यों बंद था? आपको उस घटिया लड़की के लिए दर्द और तकलीफ़ दिखाई दिया, पर अपनी खुद की जन्मी बच्ची के लिए कोई दर्द और तकलीफ़ नहीं दिखाई दी। और यह मिस्टर संजय राय जो अपनी खुद की बेटी से भी ज़्यादा उस घटिया लड़की से प्यार करते हैं, तो क्या कोई देखकर यह नहीं कहेगा कि यह इनकी खुद की बेटी है? इन्होंने तो कभी अपनी खुद की बेटी को प्यार नहीं दिया। वहीं वह उस घटिया लड़की जो कि उनके रिश्ते में भी कुछ नहीं लगती है, उसकी हर बात मानते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, उसे हर त्यौहार में गिफ्ट भेजते हैं, उसके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश एक पल में ही पूरी हो जाती है। तो फिर मैं ही क्या, इस पूरी दुनिया में आप जिससे भी पूछेंगी उसे तो यही लगेगा कि यह उनकी नाजायज़ बेटी है। जिस तरह से यह इसे पालते पोसते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं और इसे हर फंक्शन में इसके साथ जाते हैं, तो लोग तो यही सोचते हैं और दुनिया तो यही जानती होगी। तो इसमें आपको इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने तो उल्टा एक अच्छा मिसाल दिया है आप लोगों को। आप इस लड़की रीमा को अडॉप्ट कर लीजिए और फिर ऑफिशियली से आप अपनी बेटी बना लीजिए और पूरी दुनिया में अनाउंस कर दीजिए कि यह नाजायज़ लड़की उनकी खुद की औलाद है।
क्या यह एक अच्छा आइडिया नहीं है? देखो, हा हा हा, मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया। इतना बोलकर वह फिर से हंसने लगी। फिर वह बोलती है, देखो ना कितना अच्छा आइडिया दिया है, इससे आपका नाजायज रिश्ता जायज हो जाएगा और अब आप लोग एक अच्छी फैमिली बनकर रहेंगे, जहां आप अपना दुख दर्द सब कुछ साथ में बांटेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर संजय जी गुस्से से तिलमिला उठते हैं और बोलते हैं, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? इस समय गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई थी। तभी दादी जी बोलती हैं, घटिया लड़की, तू तो उसी हॉस्टल में सही थी। देख, तेरे आते ही पूरे घर का माहौल कैसे बिगड़ गया है। तुमने आते ही इस घर की शांति भंग कर दी है। वहीं उसके पिता भी पीछे नहीं रहते हैं, वह भी यही बात रिपीट कर देते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम एक डिसअपॉइंट हो, तुम हमारे नाम पर बदनुमा धब्बा हो। वहीं दादाजी भी गुस्से से अमायरा को घूरते हुए कहा, उनकी बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी कि घटिया लड़की, तुझे तो मैं इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। उन सब की बातों को सुनकर अब अमायरा से और बर्दाश्त नहीं होता और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं उसके पास खड़ा उसका भाई यह सारा नज़ारा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब लोग उसे कितनी घटिया बातें कर रहे हैं, फिर भी यह क्यों हंस रही है। वह तो बस एकटक अपनी बहन को देख रहा था। वहीं फिर अमायरा अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है कि यह घर है, वाकई में यह घर है, यह घर नहीं एक घटिया बेवकूफ़ों से बड़ा भरा पागल खाना है। और क्या ही फर्क पड़ता है कि यह अशांत हो जाए या यह इस दुनिया से ही गायब हो जाए। इतना कहकर वह संजय जी को देखकर बोली, और क्या कहा आपने? मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, पर लिमिट क्रॉस करना क्या होता है यह आप जानते भी हैं क्या मिस्टर? अगर मैं लिमिट क्रॉस कर गई तो शायद यहाँ कोई भी खड़ा होने लायक ही न बचे। तभी रीमा रोते हुए बोलती है, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अमायरा मुझसे नफरत करती है, इसलिए वह इतनी कड़वी बातें आप सबको सुना रही है। प्लीज़ अंकल, आप अमायरा से झगड़ा मत करिए। इस घर का माहौल कैसे बुरी तरह से बिगड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ भी हो। मैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में अब कभी नहीं आऊँगी। वह हाथ जोड़कर बोल रही थी और अपने आंसू बहा रही थी। ऐसा लग रहा था वह कितनी दीनहीन और बेचारी है। ऐसा लग रहा था मानो उस पर कितना ज़्यादा जुल्म किया गया हो और उसकी ऐसी हालत देखकर सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। वहीं संजय जी को भी उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उनके दिल में दर्द उठता है। आखिर में उन्होंने रीमा को इतने दिनों तक पाला पोसा था। वह उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते थे और आज उसके मुंह से ऐसी दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसके दिल में दर्द होने लगता है। अपनी इस बेटी के लिए उनके दिल में इतना दर्द था, वहीं उनकी अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई जगह ही नहीं थी। वहीं आसी की माँ रीमा के पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? आप तो कितनी ज़्यादा मासूम हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको सब पसंद करते हैं। यह आपकी अच्छाई है जिस वजह से आप सबके दिलों में रहती हैं। और क्या हुआ अगर संजय जी आपको एक पिता की तरह प्यार करते हैं तो इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि आप भी तो सबके साथ कितने अच्छे से रहती हैं। उल्टा इस लड़की को देखो जो यहाँ पर तमाशा बना रही है, यह कितनी घटिया है। यह तो सीधे मुंह किसी से बात करने लायक भी नहीं है। इसे देखकर तो सिर्फ नफरत ही पैदा होती है उनकी बात को सुनकर। अब रीमा चुप होने का नाटक करने लगती है। वहीं संजय जी भी उसके पास चले गए तो और उसे चुप कराने लगे। वहीं उन सबका यह प्यारा सा
सीन देखकर अमायरा हंसते हुए बोली, वाह क्या बात है, कितना मेलो ड्रामा है। कैसा लगता है जब कोई नौटंकी करने वाली को ऐसे जज्बातों के साथ चुप कराता हो। वह मज़ा आ रहा है देखने में। और क्या बोल रहे हो, मेरी ही सारी गलती है। पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने गलती कहाँ की है। यहाँ तो मुझे अपने सामने खड़े सारे लोग ही गलत लगते हैं, और देखो तो इन बेवकूफ़ों को कि मैं इन्हें गलत लगती हूँ। जितना मुझे पता है, मैं 5 साल की नन्ही सी बच्ची थी जब मुझे यहाँ घर से निकाल दिया गया था, और यह सब कारण सिर्फ इस घटिया लड़की की वजह से हुआ था। इसने मुझे जानबूझकर फंसाया था, लेकिन किसी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की। वहीं मिस्टर राय, आपको क्या लगा? आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मुझे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जो किसी छोटी सी बच्ची के बहकावे में आ गया और खुद की बच्ची को अनाथ बना दिया और दूसरे की बेटी को पालना पोसना शुरू कर दिया। सच में आप जैसा घटिया इंसान तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना बोलकर वह संजय जी की तरफ घूरकर देखने लगती है, और फिर वह सबकी तरफ एक गहरी नज़र डालती है और बोलती है कि आप सब लोग बहुत बड़े बनते हैं, बहुत दिमागदार और बुद्धिमान बनते हैं। तो क्या उस वक्त आपके दिमाग में भूसा भरा था? आपको दिखाई नहीं दिया कि कोई नन्ही सी 5 साल की बच्ची कैसे किसी को जान से मारने की कोशिश करेगी, जबकि उसे तो यह भी पता नहीं है कि किसी को जान से कैसे मारा जाता है या किसी को कैसे मारा जाता है। वह तो अभी खुद के खाने और चलने के लिए भी मोहताज होती है, तो वह इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती है। लेकिन वहीं वह 8 साल की बच्ची, जिसके पास बेशर्मी तो कूट कूट कर भरी थी, उसे आप लोगों ने मासूम समझ लिया और उसकी बातों में आ गए। एक बार भी किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। आज आप सब मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या इसमें आप लोगों की गलती नहीं है? क्या आपने एक बार भी सच जानना चाहा? क्या आप लोगों को नहीं लगा कि उस समय सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोग एक बार भी सच को जाने? क्या आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं? आज तक आप लोगों ने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की, फिर बार बार आपको बेवकूफ़ बनाया गया, फिर भी आप लोग बेवकूफ़ बनते चले गए और एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। चलिए मैं आप लोगों का यह वहम दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर वह अपने हाथ में एक और पेन ड्राइव निकालती है और उसे अपने भाई को देते हुए बोलती है कि इसे आप फिर से प्रोजेक्टर पर लगाइए। इन लोगों को सच तो जानना चाहिए ना, आखिर में इनकी बेटी कितनी ज़्यादा मासूम है। वहीं उसकी बातों को सुनकर रवि जल्दी से उसके हाथों से पेन ड्राइव लेता है और पहले लगी पेन ड्राइव को निकाल कर वह उस पेन ड्राइव को वहां लगाता है, तो वहां स्क्रीन पर एक सीन चलने लगती है, जिस सीन में सभी लोग पिकनिक मनाने गए थे। यह एक छोटा सा पार्क था, यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर बड़ी फैमिली के लोग आते थे, इसलिए यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से वहाँ कई जगहों पर कैमरा लगा हुआ था। फिर वहीं कुछ सीन देता है, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें अमायरा और रीमा भी थी। बाकी उसके दोनों भाई और उनकी चाचा की बेटी भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन यह सब उनसे दूर थे। लेकिन इस वक्त रवि वहाँ पर नहीं था, वह दूसरी साइड था, जिस वजह से वह उस वक्त अमायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, वरना वह उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। वह उसे ऐसी सिचुएशन में पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता। वहीं वह लोग खेल रहे थे। कुछ बच्चे
दौड़ रहे थे तो कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वहीं अमायरा और रीमा वह भी एक दूसरे के साथ खेल रही थी। अमायरा थोड़ी ही दूर बने पानी की टंकी से पानी ला कर कुछ मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं रीमा भी उसके साथ पानी लाकर अपनी उसी के साइड दूसरी जगह पर खिलौने बना रही थी, लेकिन उसके खिलौने अच्छे नहीं बन रहे थे। वहीं अमायरा इतनी छोटी थी, फिर भी वह बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने बना रही थी, जिसे देखकर रीमा को उससे नफरत होने लगती है। वह जलन के मारे उससे बोलती है कि इसमें से यह खिलौने मुझे दे दो, देखो मुझसे बनाने नहीं बनता है। अमायरा बहुत छोटी थी, इसलिए वह सही और गलत नहीं समझती थी, और वह इतनी छोटी थी तो उसे नहीं पता था कि यह सब कैसे एडजस्ट करना है। उसने साफ साफ उसे मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मैंने इसे इतनी मेहनत से बनाया है, मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। तो रीमा को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। फिर जब अमायरा हाथ धोने के लिए गई तो रीमा ने उसके सारे खिलौने तोड़ दिए, और फिर जब अमायरा पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि रीमा उसके खिलौने तोड़ रही है, तो वह उसे आवाज़ लगाती है कि तुम यह क्या कर रही हो। वहीं रीमा यह देखकर डर जाती है कि अमायरा ने उसे देख लिया। वह क्या करे, अगर अमायरा किसी को बता देगी तो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्टी होगी। यही सब सोचकर वह जल्दी से अमायरा के पास जाती है और उसे पकड़कर धमकाने लगती है कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैंने क्या किया, वरना मैं तुम्हें इसमें धक्का दे दूंगी। तो वहीं अमायरा गुस्से से बोलती है कि तुम गंदी लड़की हो, तुमने मेरे खिलौने क्यों तोड़े। इसी तरह इन दोनों में झगड़ा होने लगता है, और इसी झगड़े में रीमा अमायरा को पानी में धक्का दे देती है, लेकिन अमायरा गिरते गिरते रीमा के फ्रॉक को पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके साथ रीमा भी गिर जाती है। वहीं अमायरा तब स्विमिंग सीख रही थी, इसलिए उसे थोड़ा बहुत तैरना आ रहा था, और वह एकदम साइड में गिरी थी, जिस वजह से उसके हाथ में एक रस्सी आ गई थी, जो वहीं बगल में फूलों के लिए लटकाई गई थी, जिसमें से फूल के बेल चढ़े हुए थे। और रीमा बीच पानी में चली जाती है, और उसे तैरना भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। वहीं उन लोगों की आवाज़ सुनकर बाकी बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे, वह उम्र में उनसे बड़े थे, वह भागकर वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि अमायरा तैर रही है, डूब रही है। रीमा बीच में डूब रही है, वहीं अमायरा किनारे एक साइड पर लटकी हुई पड़ी थी। उसकी भी हालत सही नहीं थी, क्योंकि गिरते वक्त उसे ठोकर लग गई थी, जिससे उसके हाथों में चोट आ गया था और खून भी बह रहा था। वह लोग जल्दी से अपने बड़ों को आवाज़ देते हैं। वहीं उन सब में बड़ा पूरब वह जल्दी से वहाँ कूदता है और वह अमायरा को बचाने की कोशिश करने लगता था। उसकी उम्र 15 साल की थी, जिस वजह से वह उन सबसे काफ़ी बड़ा था। वह जल्दी से पानी में कूद जाता है, लेकिन वह जैसे ही देखता है कि रीमा डूब रही है तो वह अमायरा को छोड़कर रीमा की ओर बढ़ जाता है। यह देखकर अमायरा को रोना आ जाता है, वह भी तो डूब रही थी। अगर यह रस्सी उसके हाथ में ना होती तो आज वह मर जाती, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। सभी रीमा को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वहीं पूरब जल्दी से रीमा को किसी भी तरह से निकालता है। इस वजह से उसने भी काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया था। अब उसकी कंडीशन भी सही नहीं थी। वह कैसे भी करके उसे साइड तक लाता है। वहीं वह सब लोग उसे ऊपर उठाते हैं और फिर पूरब को भी ऊपर उठाते हैं। पूरब तो बेहाल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं रीमा, जिसने काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया था, ऐसे लग रहा था मानो वह बेहोश हो गई हो। जल्दी जल्दी सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगते हैं। इस बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि अमायरा को भी पानी से निकालना चाहिए। वहीं अमायरा सबको आवाज़ ही लगाते रह गई, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तभी वहाँ एक नौकर जो सारा
काम करने के लिए यहाँ आया था। जब वह अमायरा को देखता है तो वह भागकर जाकर जल्दी से अमायरा को बाहर निकालता है। इस वक्त अमायरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था मानो अब अगर एक पल भी देर हो जाती तो अमायरा शायद इस दुनिया में नहीं रहती, यह उसका अंतिम पल हो। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि बताओ कोई अपनी बच्ची को छोड़कर ऐसे कैसे किसी और को लेकर चला गया। वह सर्वेंट अमायरा से बहुत प्यार करता था। अमायरा हमेशा उसे बड़े दादा कहकर आगे पीछे घुमा करती थी। वह जल्दी से अमायरा के मुंह से पानी निकालने लगता है। वह उसके सीने को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा था, जिससे अमायरा के पेट में भरा पानी थोड़ा थोड़ा कर निकलने लगता है। वह जल्दी से अमायरा को पलट देता है और अब वह उसे दबाना शुरू करता है, लेकिन अब भी अमायरा को होश नहीं आ रहा था। फिर वह उसे जल्दी से पकड़कर उल्टा करके घुमाना शुरू करता है, जिससे अचानक से अमायरा की सांस चलने लगती है और उसके मुंह से पानी निकल जाता है। अब जाकर उस सर्वेंट की जान में जान आती है। वह सोचता है कि वह जल्दी से उनके परिवार वालों को खबर दें, जिससे कि वह उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन इससे पहले उसे इस बच्ची को सुखाना होगा। वह बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। वह जल्दी से उस बच्ची को साफ करता है और फिर वह उसे आग के पास ले जाता है और उसके शरीर को सेकना शुरू करता है, लेकिन इन सब के बीच में काफ़ी वक्त हो गया था। तभी वह सब लोग पास के हॉस्पिटल से वापस आते हैं, क्योंकि रीमा बिल्कुल सही थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ देकर वापस भेज दिया था। वह जैसे ही आते हैं वहाँ अमायरा को बैठे देखते हैं तो वह तुरंत उसके पास जाते हैं। वहीं संजय जी जाकर अमायरा को झटके से खींचकर खड़ा करते हैं और उसके मुंह पर धड़ाधड़ 3-4 थप्पड़ जड़ देते हैं, जिससे एक ही पल में ऐसा लगता है कि अमायरा का पूरा सर चकराने लगता है और लगता है कि वह फिर से बेहोश हो जाएगी। वह अभी अपने आँसू भरे आँखों से अपने पापा को देखने लगती है कि उसके पापा ने उसे क्यों मारा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसकी माँ भी पहुंचती है। वह भी उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मार देती है। इस वक्त अमायरा के मुंह से खून निकलने लगा था। उसके गाल पूरी तरह से सूज चुके थे। वह गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस नन्ही सी बच्ची को पानी में धक्का देकर मारने की। आखिर में तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारे किए गए गुनाह को वह न बताए सबसे। तुमने उसके खिलौने तोड़ दिए और फिर जब वह बताने के लिए बोलने लगी तो तुम उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी। तुम इतनी घटिया कब से बन गई। जो सारी चीज़ें अमायरा के साथ हुई थी वही बात रीमा ने उन्हें उल्टी तरह से बता दिया था, जिससे अब सब बहुत बड़ी गलतफहमी में फंस गए थे। वहीं अमायरा रोते हुए बार बार बोल रही थी कि नहीं यह गलत है, उसने मेरे खिलौने तोड़े थे और मैं जा रही थी बताने के लिए, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया था। पर उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। तभी प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, क्योंकि उसके आगे का तो सबको ही पता था कि किस तरह से वह उसके साथ सख्ती दिखाते हैं और उसे हॉस्टल भेज देते हैं। इस वक्त यह सारा सीन देखकर सबके होश उड़े हुए थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करें। वहीं अब जाकर संजय जी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन फिर भी शायद अभी उन्हें पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ था। वहीं यह सारा नज़ारा देखकर रीमा के पैरों तले तो ज़मीन ही खसक जाती है। वह अब समझ चुकी थी कि उसका भांडा फूट चुका है और यह लोग जो आज तक उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे, जिनके पैसों पर आज तक वह ऐसा आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, अब एक पल भी नहीं लगेगा उसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालने में। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि नहीं यह मुझसे नहीं हुआ, यह तो गलती से हुआ है। देखिए ना, मैं इतनी छोटी थी, मुझे तो कोई समझ ही नहीं थी। वह बार बार अपने आप को छोटी छोटी कहकर बुलाने लगती है और बोलती है कि मेरी तो कोई समझ ही नहीं थी, यह सब गलती से हुआ और मुझे मिस्टेक हो गई थी। वहीं अब गुस्से से रवि उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मिस्टेक से तुमसे धक्का लग गया, लेकिन उसके खिलौने जो तुमने सबसे यह बताया था कि
अमायरा ने तोड़े, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है कि खिलौने तुमने तोड़े थे। वहीं वह बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं शायद उस वक्त भूल गई थी और डर की वजह से यह बोल दिया था, लेकिन मेरी सच मानो ऐसी कोई मनसा नहीं थी। मैं सच में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलती है कि घटिया लड़की, आज के बाद तुम अपने मुंह से मेरे लिए बहन शब्द मत निकालना, वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारी जीभ काटने में। उसकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक थी। वहीं उसके भाई जो यह सब देख रहे थे, उन्हें भी याद आता है कि कैसे उन सबके जाने के बाद उन लोगों ने भी अमायरा को मारा था और उसे एक घटिया लड़की बोला था। वही मान्यता वह भी देखती है कि कैसे यह सारा काम तो अमायरा का था, यह सारा काम तो रीमा का था और उसमें अमायरा को फंसाया था। अब उसे खुद पर अफसोस होने लगता है। वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इस लड़की ने उसकी बहन के लिए उसके मन में नफरत भरना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कर वह हर दिन उसके मन में उसके खिलाफ नफरत भरती गई और वह कब उसकी बातों में आकर अपनी बहन से हद से भी ज़्यादा नफरत करने लगी कि वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। आज सच में उसकी आंखों में अफसोस झलक रहा था। उसे दुख हो रहा था कि वह कितनी गलत थी, किसी की बातों में कैसे आ गई। ख्याल रेहान का भी था, उसने भी तो अमायरा को सबके जाने के बाद थप्पड़ मारा था, जबकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी। वह कैसा भाई है जहाँ एक भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है, वहीं वह किसी की बातों में आकर उसके साथ कितना घटिया व्यवहार कर गया। आज उसे भी अफसोस हो रहा था। वह घूर कर रीमा की ओर देखता है। वहीं रीमा तो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने में लगी थी, जिसे देखकर संजय जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कहते हैं कि चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं कब तुम्हें इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। हो गया, तुम बच्ची थी, तुमसे गलती हो गई। ठीक है, मैं उस गलती के लिए अमायरा से माफ़ी मांग लेता हूँ। उनकी बातों को सुनकर अमायरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, वाह वाह, देखो तो कितना अच्छा बाप है। अपनी नाजायज़ औलाद के लिए वह माफ़ी मांगने आ रहा है अपनी जायज़ बेटी से। फिर वह गुस्से से चीखते हुए बोलती है कि मिस्टर संजय, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे और आपको क्या लगता है मैं माफ़ कर दूंगी? बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर इसकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? जितनी आसानी से आपने इस लड़की को माफ़ कर दिया, इस लड़की की एक गलती की वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्द और तकलीफ़ में उठाई है। आपको क्या लगता है? वहीं दादी जी गुस्से में बोलती हैं कि तू घटिया लड़की, चुप रह। क्या दर्द और तकलीफ़ से उठाई है, बार बार बोल रही है। तुझे ऐसे इतना पैसे तो हम देते थे, तो तुझे दर्द तकलीफ़ क्या था? हॉस्टल में पड़ी थी तो खुशी तो थी। अरे अपने दोस्तों के साथ पड़ी रहती, इसमें दर्द तकलीफ़ की क्या बात है? वहीं अमायरा हंसते हुए बोलती है, पैसे और कैसे पैसे? किसने मुझे पैसे दिए? मुझे तो नहीं पता कि मुझे पैसे भी दिए गए हैं। वहीं उसकी बातों को सुनकर सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या हम तुम्हारी फीस नहीं भरते हैं थे? क्या हम तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते थे? क्या हम तुम्हारे कपड़े उपड़े नहीं भेजते थे? तो वहीं वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है कि भला आप यह सब कब करते थे मेरे लिए और किससे भेजते थे? ज़रा मैं भी तो देखूं किस बैंक बैलेंस में आपने पैसे डाले और किसके हाथों आपने मुझे कुछ सामान भी भेजा है। मुझे तो आज तक नहीं याद है 5 साल की उस नन्ही बच्ची के पास कभी खाने के लिए पैसे किसी ने दिए होंगे। क्या कभी किसी ने कुछ गिफ्ट ही भेजे होंगे या कोई कपड़े भी भेजे होंगे? मैं तो एक गरीब और अनाथ बच्ची की तरह वहाँ फटे पुराने कपड़े ही पहनकर अपनी ज़िंदगी बिताते आई हूँ। मात्र 2 जोड़ी कपड़े मैंने 4 सालों तक पहना था, तब जाकर किसी ने तरस खाकर मुझे 2 जोड़ी कपड़े दिए थे। और आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप लोगों ने मुझे पैसे भेजे हैं? वहीं उसकी बातों को सुनकर अब सबका मुँह आश्चर्य से खुल जाता है। वहीं संजय जी आश्चर्य से अपने बेटे की तरफ देखते हैं और वह गुस्से से बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने इसे कोई सामान नहीं दिया? और क्या तुम लोगों ने उसे वह कार्ड नहीं दिया था? तो
रेहान और मान्यता थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि वह उस दिन तो हम लोग उसे देने जा रहे थे। लेकिन मान्यता तभी बताती है कि मैं उसके पास जा रही थी, लेकिन मुझे रीमा ने कहा था कि वह वहीं जा रही है, उसका क्लास है, इसलिए वह दे दे कार्ड उसे और मैं उसे दे दूंगी। और वहीं रेहान कहता है कि मैं आपके दिए सारे सामान और गिफ्ट तो मोहिनी आंटी को दे देता था, क्योंकि वह कहती थी कि मैं वहाँ रीमा से मिलने जा रही हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। वहीं उन लोगों की बातें सुनकर रीमा और मोहिनी का तो सांस ही अटक जाता है, वह कैसे अपनी सफाई दें। तभी वह लोग उनकी तरफ देखकर बोलते हैं कि आंटी, क्या आप वह सामान इन्हें नहीं देती थी? और वहीं वह रीमा से कहता है, क्या तुमने वह कार्ड अमायरा को नहीं दिया था? वहीं रीमा के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, वह हकलाते हुए बोलती है, वो कार्ड तो मैंने उसकी दोस्त को दे दिया था कि उसे दे दे, क्योंकि वह उस वक्त नहीं थी वहाँ पर। फिर वहीं मोहिनी जी बोलती है, और हाँ, मैं वह कपड़े और गिफ्ट तो हमेशा ले जाकर उसकी दोस्त को दे देती थी, जो बोलती थी कि वह उसकी रूममेट है और वह उसे दे देगी। मुझे पता था कि रीमा की वजह से अमायरा मुझसे मिलना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं जाती थी। इतना कहकर वह दोनों लोग अपनी बचाव में और भी शब्द बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं संजय जी उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आप उन किस दोस्त को देती थी? तो वह बोलती थी कि वह तो मुझे नहीं पता। तो हमारा उन लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है, वाह वाह, बातें बनाना तो कोई इनसे सीखे, जबकि इन सबको अच्छे से पता है कि वहाँ मुझे सब अनाथ समझते थे, इसलिए मुझसे वहाँ कोई दोस्ती नहीं करता था। और अगर किसी ने भी लिया होगा वह सामान, तो वह सामान मुझ तक ज़रूर पहुँचता, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन लोगों ने वह सामान कभी भेजा ही नहीं। और वैसे भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो कभी ना कभी वह सामान इन्हीं लोगों के पास देखा होगा। और रही कार्ड की बात, अगर वह कार्ड किसी को दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा दूसरे महीने उसमें पैसे डाले गए होंगे, क्योंकि ठीक है, अगर उसमें पैसे डाले गए होंगे तो वो सारे पैसे अभी पड़े होंगे, तो फिर वह खर्च कैसे हो गए? क्या इसका कोई जवाब है? तो वह बोलती है कि वह मुझे नहीं पता, शायद वह लड़की खर्च करती होगी। तो अमायरा जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि हाँ, वह लड़की खर्च करती है और वह खर्च सारा तुम्हारे बैलेंस में चला जाता है, क्यों? यही बात है ना? तो उसकी बात को सुनकर रीमा से तो कुछ कहते ही नहीं बनता है। अमायरा ने पहले ही सब कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। तभी वह सबको अपनी जेब से एक कागज़ निकाल कर दिखाती है, जिसमें अमायरा ने उस कार्ड को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया था और वह सारे रीमा ने उस कार्ड को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिया था और वह सारे पैसे खुद खर्च कर रही थी। वहीं तभी मान्यता को याद आता है कि जो कपड़े उसने दिए थे वह एक बार उसने रीमा को पहने हुए देखा था, और जब उसने उससे पूछा था तो उसने कहा था कि यह मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सेम उसी की तरह दूसरा डुप्लीकेट कपड़ा मार्केट से ले लिया था। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वहीं उन लोगों को अब थोड़ा बहुत याद आने लगा, तो मान्यता जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, रीमा, सच सच बताओ, तुमने ही सारे सामान अपने पास रखे थे ना? और तुम झूठ बोलकर हमसे यह कहती थी कि हम सब अमायरा को दे देंगे। उसकी बात को सुनकर रीमा डरते हुए बोलती है, नहीं नहीं, यह गलत है, मैंने तो सब कुछ उसे दे दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, आप लोग सब मुझे गलत ना समझिए, यह सब कुछ झूठ बोल रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास कितने पैसे हैं? वैसे भी अंकल मुझे हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए पॉकेट मनी देते हैं, तो भला मुझे उसके थोड़े से पैसों की क्या ज़रूरत है? वैसे भी उसके अकाउंट में
4,000 5,000 से ज़्यादा कहाँ दिया जाता था। भला इतने कम पैसों को मैं क्या करूँगी, जहाँ मुझे 1-1.5 लाख रुपए मिलता है। वहीं हमारा यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि उसके पिता उसे सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये देते थे और इन लोगों की पॉकेट मनी 1 से 1.5 लाख रुपए है। उसे हैरानी होती है कि क्या यह सच में उसका बाप है। अब तो उसे लगता है कि मुझे DNA टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। वह जोर से हंसते हुए बोलती थी, वह क्या बात है, दूसरे के गंदे खून को 1 से 1.5 लाख रुपए महीना पॉकेट मनी दिया जा रहा है और अपने खुद की औलाद को सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये। वह क्या बात है, आपने तो बाप बनने का मिसाल ही कायम कर दिया। सच में अगर ऐसा बाप होता है तो भगवान करे दुनिया के सभी बच्चों को अनाथ ही रखे, उनके पैदा होते ही उनके बाप मर जाएं। इस वक्त उसके मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी बड़ी बद्दुआ हो जो वह ऐसे बापों को देना चाहती है जो अपने बच्चों के साथ इतना गलत करते हैं। उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था। उसकी नफरत अपने पिता के प्रति और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह कैसे भूल सकती है, वह नन्ही सी बच्ची जो 6-7 साल की हुई होगी, वह दूसरों के बर्तन मांजकर कुछ पैसे इकट्ठा कर अपने लिए लंच के खाने के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। वह कैसे भूल सकती है। वह 2-2 3-3 दिन भूखे ही सो जाया करती थी और यहाँ उसका यह घटिया बाप दूसरे की गंदी औलाद पर 1.5 लाख रुपए महीना खर्चा कर रहा था। क्या उसके अंदर इतनी भी तरस नहीं रह गई थी कि ठीक है उसने उसे हॉस्टल में डाल दिया, लेकिन उसकी एक बार तो परवाह कर ले। और आज तक इतने साल हो गए, वह बच्ची से जवान हो गई पर इसका बाप कभी भी एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। क्या सच में यह बाप है। उसके आंखों में इस वक्त आंसू आ जाते हैं लेकिन वह अपने आंसू को बहने नहीं देती। वह अपनी पलकों को बार बार झपकाकर अपने आंखों में आते हुए आंसू को रोक लेती है क्योंकि वह इस घटिया और नीच इंसान के लिए कभी नहीं रो सकती है। वह बोलती है कि सच में मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे बाप हो, और अगर बाप ऐसा होता है तो भगवान करे मेरा यह बाप मर जाए और मुझे ज़िंदगी में ऐसे बाप की ज़रूरत नहीं है, ऐसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उसके गला भर आया था, उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था। वहाँ बैठे हर एक इंसान को यह महसूस हो रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। तभी वह दर्द भरी आवाज़ में बोलती है कि आप लोगों को पता है, मैं मात्र 6-7 साल की थी जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं एक टाइम के खाने के लिए लोगों के झूठे बर्तन मांजती थी और पूरे हॉस्टल में सबका काम किया करती थी, जिस वजह से मुझे थोड़े पैसे मिलते थे। उसी पैसे से मैं पूरे दिन में एक टाइम का खाना इकट्ठा कर पाती थी। यहाँ तक कि सभी को हॉस्टल में अच्छे से खाना दिया जाता था और मुझे खाना ही नहीं दिया जाता था। शायद किसी ने वहाँ पर रोक लगा रखी थी कि मुझे खाना न दिया जाए। बताओ, एक नन्ही सी बच्ची के साथ तुम लोगों ने इतना बुरा किया कि तुम लोगों ने उसे खाने के बिन मार डाला, और यहाँ पर देखो गैरों की औलादों पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे थे। क्या तुम लोगों को एक बार भी यह नहीं समझ में आया कि तुम्हारी वह नन्ही सी बच्ची कैसे जिंदा होगी वहाँ बिना कुछ खाए पिए? वहाँ कैसे मैं पूरे 2 साल तक एक ही कपड़े को पहनकर रही थी। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए महीना किसी को खर्चे के लिए दिया जा रहा था। क्या तुम लोगों को किसी को भी यह नहीं समझ में आया कि मात्र 500 रुपये ही कपड़े के लिए दे देते? और आज तुम लोग मुझे यह कह रहे हो कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। किस बात की एहसानमंद? इस धरती पर लाने का। अरे इस धरती पर लाकर एक बोझ ही तो बना कर रख दिया। क्या मिला इस धरती पर आकर? इससे अच्छा तो पैदा ही ना किया होता। अगर पैदा करके ऐसे ही छोड़ना था तो मार क्यों नहीं डाला? इस वक्त उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था। वह गुस्से में अब क्या बोल रही थी उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था, पर आज वह अपनी सारी भड़ास निकालना चाहती थी। 14 सालों की वह भड़ास जो उसने तिल तिल कर बर्दाश्त किया था। फिर वह बोलती है कि वह सारे लड़के, वह सारे बच्चे उसे अनाथ बुलाकर चिढ़ाते थे। क्या कभी 2-3 साल में भी किसी को यह नहीं समझ में आया कि वह एक बार जाकर देख तो आए कि वह छोटी बच्ची अभी जिंदा है कि मर गई?
मुझे तो लगता है कि आप सब सोच रहे होंगे कि वह मर गई, इसलिए तो कभी किसी ने देखने के लिए भी नहीं सोचा कि वह कैसे जिंदा होगी। उसकी बातें सबके दिल को चीर कर रख दे रही थी। उसके आवाज़ में इतना दर्द था कि जिसे सुनकर अब सबकी आंखों से आंसू आने लगा। वहीं वह अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम सच में माँ हो? माँ तो उसे कहा जाता है कि जो अपने बच्चे के हर दुख दर्द को महसूस कर लेती है। मैं इतने दर्द और तकलीफ में थी, क्या एक बार भी आपको यह महसूस हुआ? आप यहाँ आराम से इस बड़ी सी हवेली में महलों में रहकर आराम से 3 टाइम का खाना खा लेती थी। क्या आपको एक बार भी यह महसूस हुआ कि आपकी बच्ची कई कई दिनों तक भूखी है? आप यहाँ तरह तरह के आइटम खाती थी। क्या एक बार भी आपको ऐसा लगा कि आपकी बच्ची वहाँ सूखी दाल रोटी भी पा रही है कि नहीं पा रही है? आप अपने आप को माँ कहती हैं। उसकी बातें सच में दिल चीर देने वाली थी। वहीं किरण जी एकदम से बदहवास अपनी बेटी की बातों को सुन रही थी। उनको तो ऐसा लग रहा था मानो उनके कलेजे से उनका दिल ही अलग हो गया हो। क्या उनकी बेटी इतने दर्द में थी और वह कैसे यहाँ सब कुछ बैठकर आराम की जिंदगी जी रही थी? सच में आज उन्हें खुद से नफरत हो रही थी। वह खुद में सोचने लगी कि लानत है उसकी माँ कहने पर। उसने अपने सभी बच्चों को इतने प्यार से पाला, जबकि वह इनसे बहुत बड़े थे, और उसकी नन्ही सी बच्ची जिसे प्यार की ज़रूरत थी, उसने उसे कैसे अनाथों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही उसके पति ने उसे मना किया था, लेकिन वह माँ थी, उसे छुप छुप कर तो चले ही जाना चाहिए था। लेकिन उसने एक बार भी यह कोशिश नहीं की। उसके पति ने मना किया और वो पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति की बातों को मानती गई। लेकिन क्या सच में उसका पति सही था? आज उसे खुद अपने पति से नफरत हो रही थी। क्या उसके पति ने उससे नहीं कहा था कि वह उसका ध्यान रख रहा है, उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं? फिर यह कैसा ध्यान रख रहा था? उसकी बच्ची खाने के लिए भी तरस रही थी। तभी अमायरा हंसते हुए कहती है कि आप लोगों को पता है, मैं पूरे 5 बार जिंदगी और मौत के बीच में फंसी थी। पूरे 5 बार मुझे मौत आते आते मेरे हिस्से से दूर चली गई। उस वक्त मुझे यही लगता था कि हे भगवान, मैं मर जाऊं, यह दर्द भरी जिंदगी मुझसे नहीं जिया जा रहा है। उसकी इस बातों को सुनकर अब सबको आश्चर्य होता है कि 5 बार ऐसा क्या हुआ था। फिर तभी रेहान पूछता है कि भला ऐसा क्या हुआ था जो तुम 5 बार मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी? इस वक्त उसकी आवाज़ में तंज नहीं था, बस परवाह थी। लेकिन अमायरा उसे नफरत से देखती है और बोलती है कि अगर जानना है तो जाकर खुद पता करो, मैं क्यों बताऊं? अगर मैं बताऊंगी तो आप लोगों को तो सब कुछ गलत ही लगेगा, क्योंकि मैं गलत ही हूँ। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। पता लगाने लगोगे तो शायद तुम लोगों की पूरी उम्र निकल जाएगी। मेरी दर्द और तकलीफ़ों का कभी अंत नहीं होगा। आप लोगों को पता है, मैं 8 साल की उम्र से जॉब करने लगी थी और मैंने 1-1 रुपया बचाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, अपने स्कूल की फ़ीस भरी है। लेकिन आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो 1.5 लाख रुपए महीने पॉकेट मनी पा रहे थे और ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। जिस घर की राजकुमारी और प्रिंसेस होकर मुझे रहना चाहिए था, वहाँ मैं दूसरों की नौकरानी बनकर पूरी ज़िंदगी जीते चली आई। और आज आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे सीधे मुंह बात करूं, आपकी बातों को मानूं और आपको भाई और आपको बाप कहूं, तो लानत होगी मेरी ज़िंदगी को जो मैंने कभी आप लोगों के लिए अपनी ज़बान से भाई और पिता शब्द का इस्तेमाल किया। मैं चाहूँगी कि मैं उसी वक्त मर जाऊं जब मेरे मुंह से आप लोगों के लिए यह शब्द निकले। इतना बोलकर उसका गला भर जाता है और उसके मुंह से अब आवाज़ नहीं निकलती। वहीं उसकी बातों को सुनकर वहाँ सब सन्न खड़े रह जाते हैं। उन सबको नहीं पता था कि सच में अमायरा इतनी दर्द भरी ज़िंदगी जी रही थी।
वहीं रवि को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वह तो हमेशा मिलने जाता था जहाँ अमायरा उसे मुस्कुराकर ही मिलती थी। रवि गुस्से में बौखला जाता है और वह रीमा के पास दौड़कर जाता है और उसे एक तमाचा मारकर बोलता है कि घटिया लड़की, बता तूने वह कार्ड और वह सारा सामान कहाँ रखा है। वह भले ही तूने ले लिया था, लेकिन आज वो मुझे चाहिए। ला दे एक एक सामान मेरी बहन का। तू घटिया लड़की, तू हमारे घर में एक श्राप बनकर आई है। तू जब से यहाँ आई है मैं देख रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए सगे नहीं रह गए हैं। तू घटिया लड़की सबके कान भरती है। वहीं उसे इस तरह उस पर गुस्सा करते और हावी होते देखकर जल्दी से संजय जी उस ओर दौड़कर जाते हैं और उसे दूर करने लगते हैं। वहीं रवि गुस्से में बोलता है कि वाह वाह, इस घटिया लड़की का या घटिया बाप, देखो कैसे उसके लिए दर्द हो रहा है। उसने इतना सब कुछ किया, अगर यही काम अमायरा ने किया होता तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? अरे मैं यकीन से बोलता हूँ आप इसी क्षण उसकी जान निकाल लेते, लेकिन देखो तो कैसे उस पर प्यार बरस रहा है। अब तो मुझे भी यकीन हो चला है कि जरूर यह आपकी नाजायज औलाद होगी। वहीं अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनके तो पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है कि यह क्या बोल रहे हो। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चुप रहो, क्या बोल रहे हो? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन यह क्या बात है, तुम ऐसे कैसे हाथ छोड़ सकते हो? तो वह बोलता है कि हाँ, वह मेरी बहन को परेशान कर सकती है। हॉस्टल में जब सबको खाना दिया जाता था तो मेरी बहन को क्यों नहीं दिया जाता था? वह नन्ही सी बच्ची भला किसकी दुश्मन थी वहाँ पहुँचते ही? जरूर इस लड़की ने सब कुछ किया। इसकी माँ बहुत ही बड़ी चालसाज है। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको दिखेगा आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह नफरत से अपने पिता की ओर देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू बह रहे थे। वह अपनी बहन के दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं पूरब अब भी खामोश बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कैसे अपनी बहन के इतने दर्द भरे जिंदगी को नहीं समझ पाया। वह अमायरा के जाने के बाद ही उसे यह घर सूना सूना लगने लगा था। वह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वह थोड़ा नाराज़ था अमायरा से कि उसने ऐसी हरकत की। और उसके तुरंत बाद ही वह अबराट पढ़ने के लिए चला गया था। फिर उसके बाद जब आया तो उसने अमायरा की खोज खबर ली। तब अमायरा पूरी तरह से काबिल हो चुकी थी, इसलिए उसे पीछे का कुछ भी नहीं पता चला। वह अमायरा की फिक्र करता था, बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। और इतने दिनों बाद उसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो चुकी थी। उसे आए अभी 1 साल ही हुआ था। वह अपने बिजनेस को यहाँ सेटल करने में इतना मसरूर हो गया कि उसने ज़्यादा अमायरा की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन वहीं अमायरा, वह अब किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। और वह भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन आज उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसके पास तो बोलने के लिए भी शब्द नहीं था। वह उस दिन को नहीं भूल सकता है जब उसने रीमा को बचाने के लिए अमायरा को छोड़कर उधर बढ़ गया था। वह तो यही सोचा कि अमायरा अभी रस्सी से लटकी हुई है, वह रीमा को बचाकर अमायरा को निकाल लेगा। लेकिन जैसे ही वह रीमा को बचाया, उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी और वह ध्यान ही नहीं दे पाया। उसने सोचा कि शायद अब तक उसके घर वाले जो साइड में खड़े हैं उन लोगों ने अमायरा को निकाल लिया होगा, और यहीं पर उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। सच में अगर उस वक्त उसके सर्वेंट ने अमायरा को नहीं बचाया होता तो उसकी जान वहीं पर चली जाती। आज उसे खुद पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वह इस वक्त क्या महसूस कर रहा था वह खुद ही नहीं जान रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने आप को इतनी तकलीफ़ दे कि उसकी बहन की सारी तकलीफ़ को वह महसूस कर अपने गिल्ट को कम कर सके, लेकिन वह बहुत ही बेबस था। वह अपने दर्द भरी आंखों से अपनी बहन की ओर देख रहा था। उसे पता था कि उसके दादा दादी बहुत ही घटिया हैं, उन्हें बस पैसों से मतलब है।
वह बस इंतज़ार कर रहा था उस वक्त का जब वह काबिल हो जाए तो अपनी बहन की पूरी हेल्प करेगा और उसे अपने साथ लाकर अपने घर पे अपने पास रखेगा। और यही कारण था कि वह जब कुछ सूटेबल हो गया तो उसने अमायरा को हॉस्टल से घर ले आया। जी हाँ, उसका यह बड़ा भाई ही उसे घर लेकर आया था, वरना तो यह लोग अमायरा को पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अभी उनकी बेटी जिंदा है या मर गई है। वह तो उसे अपनी दुनिया से बिल्कुल ही निकाल चुके थे। तभी अमायरा की आवाज़ फिर से उन्हें सुनाई पड़ती है कि मिस्टर राय चाहते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं। पर क्या इन्हें सच में पता है कि मैं इनकी बेटी हूं? पर मैं तो अनाथ हूँ। मैं तो उसी दिन अनाथ हो गई थी जिस दिन मुझे इस घर से बाहर निकाला गया था। और आपको क्या लगता है कि आप जैसा बाप मुझे चाहिए? नहीं, मुझे आप जैसा बाप बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मेरे बाप बनने लायक नहीं हैं। और मैंने तो हमेशा यही सुना है कि पिता के लिए उनकी बेटी हमेशा प्रिंसेस होती है, चाहे वह बेटी कितनी ही गलत क्यों ना हो। पर आप अपने ही बेटी को गलत मानते हैं। और मैं आपको पिता क्यों मानूं? क्या आपने मेरे लिए कभी कुछ पिता जैसा किया है? सच में आप अपने दिल से एक बार पूछिए कि क्या आपने एक बाप की तरह मुझ पर अपना प्यार बरसाया है? क्या आपने एक भी बार बाप की तरह मेरी परवाह की है? अरे, आप जैसा बाप और आप जैसे परिवार होने से अच्छा मैं अनाथ होना पसंद करूंगी, जिस बाप के सामने एक बाहर वाली औरत और उसकी बेटी सब कुछ मायने रखती है और वह लोग उसकी बेटी पर हाथ भी उठाते हैं। वह लोग उसकी बेटी को टॉर्चर करते हैं, पर वह सब कुछ खामोशी से देखता रहता है और उसे यह सब कुछ सही लगता है। तो ऐसा बाप किसे चाहिए? क्यों मिस्टर रायचंद, क्यों मिस्टर संजय, मैं सही कह रही हूँ ना? यह कहकर वह बाकी सबकी ओर देखने लगती है और हंसते हुए बोलती है, आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे इन्हें डाइट कहकर अभी भी बुलाना चाहिए? वहीं उसकी बातों को सुनकर सब चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं उन्हें चुप देखकर अमायरा जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या यहाँ पर कोई मर गया है? क्या यहाँ पर किसी का शोक सभा हो रहा है जो सभी लोग यहाँ मौन व्रत धारण करके शांत खड़े हैं? अरे, मैंने कुछ पूछा है तो मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे? अभी तो बहुत जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे और अब क्या हो गया? वहीं अब भी उस हाल में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं ठीक अमायरा के पीछे दरवाजे के दूसरी साइड देव खड़ा सारी बातें सुन रहा था। हुआ यह था कि जब देव ऑफिस से घर आया तो उसे पता चला कि अमायरा ने उसके भाई बहनों को बुली किया है। वह बहुत ही गुस्से में तनतनाता हुआ यहाँ आया था क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ आई है अमायरा को सबक सिखाने। वह अमायरा को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। उसे हमेशा से अमायरा गलत ही लगती थी। वह आज अपने हाथों से उसे मारना चाहता था, लेकिन वह जब यहाँ आया तो यह सारा तमाशा हो रहा था। वहीं वह सारी चीज़ें जो प्रोजेक्टर पर चल रही थी उसे देव ने भी देखी थी और उसे यकीन हो गया था कि यह सारा काम रीमा का था, क्योंकि वह कोई बेवकूफ़ नहीं था। वह भी एक बड़ा बिजनेसमैन था और इतनी बुद्धि तो उसके पास थी कि क्या दिखावा है और क्या सच है। उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी यह सारी हकीकत जानकर। और वहीं अमायरा के इतने दर्द को सुनकर
उसके दिल में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अमायरा के सामने जाए, इसलिए वह दरवाजे के पीछे ही छुपा खड़ा था। उसके पैर अपनी जगह पर जमे हुए थे, वह बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसके कानों में बस अमायरा की दर्द भरी आवाज़ ही जा रही थी, उसकी तकलीफ़ें, उसका दर्द, उसका सब कुछ। वह कैसे अपनी प्रिंसेस को इतना तकलीफ दे गया। वह बचपन में अमायरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हमेशा बोलता था कि वह बड़ा होकर अमायरा से शादी करेगा। यह दोनों फैमिली पहले एक साथ रहती थी, लेकिन इस कांड के बाद वह दोनों फैमिली अलग हो गई थी। इनके घर पास पास ही थे, जिस वजह से हमेशा इनके बच्चे एक साथ ही खेला करते थे, एक साथ ही पढ़ा करते थे। इनकी कोचिंग भी एक ही साथ थी और देव हमेशा अमायरा को प्रोटेक्ट करता था, उसे अपनी प्रिंसेस की तरह रखता था। लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में रीमा आई तो सब कुछ बदल गया और वहीं धीरे धीरे अमायरा देव की नज़रों में गिरती गई। आज देव को सब कुछ एक एक कर उसकी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था। सारा सीन बिल्कुल किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब रीमा उसे अमायरा के खिलाफ भड़काती थी, लेकिन कभी भी किसी ने यह नहीं देखा था कि क्या सच में अमायरा ने वह गलती की। वह लोग तो सिर्फ रीमा के कहे के अनुसार ही उसे सच मान लेते थे। आज उसे सच में बहुत दुख हो रहा था। वहीं हाल में खड़े सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, यहाँ तक कि अर्नव, रोमी और सोनी आशी को भी थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी वह लोग रीमा के दोस्त थे, इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे। लेकिन अमायरा की तकलीफों को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वहीं रीमा और मोहिनी जी के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी। अब वह सबको क्या जवाब देंगी। वहीं संजय जी का दिल तो टुकड़ों में बट रहा था। वह आज अपने आप को दोषी मान रहे थे। क्या सच में वह एक घटिया बाप नहीं है? उन्होंने कभी अपनी बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो दूसरों के कहे के मुताबिक ही मान लेते थे कि हाँ वह सच में ठीक है, जैसा मोहिनी जी उन्हें बताती थी वह सोच लेते थे, क्योंकि वह मोहिनी जी पर बहुत भरोसा करते थे। वहीं किरण जी, उनका दिल तो टुकड़ों में टूट चुका था। उनके पति की गलती उन्होंने भोगी थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बच्ची उनसे दूर जाए, पर उनके पति ने उन्हें खामोश कर दिया था कि यह उसके भलाई के लिए है। इस वजह से वह भी चुप हो गई थी। उन्होंने भी सोचा शायद वह सही बोल रहे हैं, लेकिन आज उन्हें पता चला कि वह कितने गलत थे। कभी भी अमायरा को मरा हुआ अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वह हमेशा अपनी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं संजय जी भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह बहुत ही मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी। वह उनकी इकलौती बेटी थी। जब वह पैदा हुई थी तो सबसे ज़्यादा संजय जी ही खुश हुए थे और सबसे पहले उन्होंने ही उसे अपने गोद में लिया था और उसे कहा था कि यह आज से हमारी प्रिंसेस है और इसे ज़िंदगी की हर खुशी देंगे। क्या वह प्रॉमिस पूरा कर पाए? क्या उसने उन्हें कोई भी खुशी दी? जब वह छोटी थी तब वह ऑफिस से हमेशा अमायरा के लिए जल्दी घर आ जाते थे ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। और वहीं अमायरा, जो नन्ही सी परी, उनके आगे पीछे हमेशा डैडी डैडी कहकर घूमा करती थी और उनसे अपने लिए चॉकलेट लाने की जिद करती थी। और वह कितनी भी नाराज़ हो जाए, वह उन्हें जब चॉकलेट दे देते थे तो अपनी नाराज़गी भूलकर उन्हें बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस दिन, उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने खुद अपनी बच्ची को इतनी बुरी हालत में मारा जब वह खुद ही मौत से लड़कर वापस आई थी। उन्हें उसकी एक भी बार परवाह नहीं की। उसे उस बुरी हालत में अपने हाथों से मारा था। आज उन्हें लग रहा था कि क्यों नहीं उनके हाथ उस वक्त टूट गए जिसने उस फूलसी बच्ची पर अपने कहर बरसाए। और लगभग उस दिन उसकी जान ही चली गई होती अगर उस सर्वेंट ने उसे न बचाया होता। और वह अनजाने में ही रीमा के कहने पर अपना गुस्सा उस नन्ही सी बच्ची पर उतार दिया।
और समय समय पर रीमा उनके कान भरती थी, जिस वजह से वह धीरे धीरे कर अमायरा से दूर होने लगे और उसे नापसंद करने लगे। और धीरे धीरे वह रीमा में ही अपनी बच्ची को देखने लगे। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे और उसकी हर ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझकर पूरी करने लगे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि उनकी बच्ची की वजह से उसके साथ यह हादसा हुआ जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। इसलिए वह सब गिल्ट के लिए कर रहे थे, लेकिन पता नहीं यह गिल्ट कब उसके लिए प्यार में बदल गया और उसने अमायरा की जगह ले ली। और वह कब रीमा को अपनी बेटी मानने लगे उन्हें तो पता ही नहीं चला। वह रीमा के लिए सब कुछ करते थे जो उन्हें अपनी खुद की बेटी समारा के लिए करना चाहिए था। वह रीमा की सभी जिद पूरी करते, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। उन्हें एक बार भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। उसके साथ वक्त बिताते बिताते वह अपनी बेटी को पूरी तरह से भूल गए और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और धीरे धीरे कर उनकी यादों से ही समायरा गायब हो चुकी थी। अगर वह कुछ महीनों पहले घर न आती तो शायद ही समायरा उन्हें याद होती। उनके दिल में बेतहासा दर्द हो रहा था। आज उनकी बेटी उनसे कितनी ज़्यादा नफरत करती है, जो उनके जैसा बाप होने से अच्छा वह खुद को अनाथ होना समझती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से खो दिया है। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिससे संजय जी बहुत ही मुश्किल से रोके हुए थे। वहीं बाकी सभी अमायरा की बातों को सुनकर और उसकी इतनी नफरत को देखकर हैरान थे। संजय जी अमायरा को देखकर कहना चाहते थे कि जैसा वह बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अमायरा के मरने के बारे में तो कभी भी नहीं सोच सकते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अमायरा की बातें सच थी। उसकी क्या गलती थी कि उसको इतनी छोटी सी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया गया। सारी गलती तो उस रीमा की थी, जिसकी वजह से उसका बचपन उससे छिन गया। और एक बाप होने के नाते जहां उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था वह उन्हें सजा दे रहे थे। कितनी गलत बात है। वह कितनी छोटी सी थी जब उसे ऐसी सजा सुनाई गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं था। वह बस बार बार रोए जा रही थी और यही कहे जा रही थी, मैं कैसे पापा मम्मी के बिना रहूंगी, मैं कैसे सोऊंगी रात को। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, वह दर्द भी उन लोगों को उस वक्त नहीं दिखा। उन्होंने तो उसे खुद से दूर कर दिया जिस वक्त उसे उनके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त वह किसी और को प्यार कर रहे थे, अपना प्यार उस पर लुटा रहे थे। तो यह जाहिर सी बात है कि अमायरा उनसे नफरत ही करेगी। सच ही तो कहा है अमायरा ने। उन्होंने अमायरा के लिए क्या ही किया है। उन्होंने तो इतने सालों में बाप का फर्ज भी नहीं निभाया है, तो वह उन्हें कैसे अपना पिता बोल सकती है। उन्होंने तो उसके स्कूल तक की फीस नहीं भरी है। एक नन्ही सी बच्ची किस हालात में अपने फीस जमा करती रही होगी, वह जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही होगी। यह सब सोचकर संजय जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उन्होंने इस वक्त अपने आंखों के आंसू को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं किरण जी, वह तो फूट फूट कर रो रही थी। वह कितनी असहाय थी। तभी संजय जी रीमा की तरफ देखकर बोलते हैं कि रीमा, तुमने यह सब हमसे क्यों झूठ बोला। हम तो तुम्हें बिल्कुल एक डाइट की तरह प्यार करते थे, तुम्हें हर खुशियाँ दी, सिर्फ इस गिल्ट में कि हमारी बच्ची ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और आपको धक्का दिया, आपकी जान लेने की कोशिश की, जैसा कि आपने हमें बताया था। लेकिन यह सब तो झूठ है। अगर यह सबूत आज हम न देखते तो हमें कुछ पता ही न चलता। वहीं उनका सवाल सुनकर रीमा पहले तो सकपका गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, अंकल
अंकल उस वक्त मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई थी, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए वह सब मेरे मुंह से निकल गया था। मुझे यही लगा था कि लड़ते वक्त उसने मुझे धक्का दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे हाथों से हुआ था। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सॉरी अंकल, मेरी वजह से अमायरा को उस वक्त इतनी प्रॉब्लम हुई। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी, क्योंकि सच तो वह ही जानती थी उसने कितना बड़ा झूठ बोला था उस वक्त, क्योंकि उसे अमायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अमायरा की प्रिंसेस ट्रीटमेंट देखकर, उसकी अमीरी देखकर उसे बहुत जलन होती थी। वह एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसे बहुत जलन होती थी। वह मान्यता की दोस्त थी जो हमेशा अमायरा की प्रिंसेस ट्रीटमेंट देखकर उससे जलन महसूस किया करती थी, और वह उससे सब कुछ छीन लेना चाहती थी, और हुआ भी उसी के प्लान के मुताबिक। कोई सोच नहीं सकता था कि इतने कम उम्र की बच्ची इतना घटिया प्लान बना सकती है। तभी पूरब की आवाज़ आती है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उस वक्त तुमसे गलती हो गई, लेकिन उस सब का क्या? जो कार्ड उसके खर्चे के लिए दिया गया था, उसकी स्कूल फीस भरने के लिए दिया गया था, और जो सामान हर महीने उसके लिए वहाँ भेजा जाता था, वह सब कैसे गायब हो जाता था? वह सब क्यों नहीं उसके पास पहुँचा? वहीं पूरब की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रीमा का तो दिल ही बैठ जाता है, क्योंकि रीमा को अच्छे से पता था पूरब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वह हमेशा उससे नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन को उससे दूर करने की वजह वह थी। और आज जब उसे यह सब हकीकत पता चल गई तो वह उसके साथ क्या करेगा, यही सोचकर उसकी रूह भी कांप जाती है। पर उसे खुद को बचा में कुछ ना कुछ तो बोलना था, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। वह अपने आंखों से झूठे आंसू बहाते हुए बोली थी कि मुझे नहीं पता था कि वह सब कुछ कैसे और क्या हो गया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगती है और बेहोश होने का नाटक करती है, और तुरंत बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी माँ को भी अच्छा मौका मिल जाता है, वह भी जोर जोर से रोने लगती है, मेरी बच्ची क्या हुआ? वह जल्दी से उसे थपथपाने लगती है और इशारे ही इशारे में रीमा को कहती है कि इसी तरह बेहोश रहो, वरना आज तो हमारी जान ही चली जाएगी। वहीं रीमा भी पूरी एक्टिंग कर रही थी। वहाँ खड़े सभी लोगों को लगता है कि रीमा सच में बेहोश हो गई है, इतना पैनिक और डर की वजह से। लेकिन अमायरा, रवि और पूरब को अच्छे से समझ में आ रहा था कि यह सबके सवालों से बचने का एक सही तरीका था। अगर उसकी जगह पर वह लोग होते तो शायद यही पैंतरा वह भी अपनाते। लेकिन देखो तो इन बेवकूफ़ों को, अभी कुछ देर पहले जहां संजय जी गिल्ट में मरे जा रहे थे, वहीं उसे बेहोश होता देखकर भागकर उसके पास जाते हैं और उसे जगाने लगते हैं। ये लोग सामने के सीन को सच मान रहे थे। वहीं उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वहीं अमायरा अपने सामने का सीन देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि वाकई में क्या एक्टिंग करती है, इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। देखो तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। इतना बोलकर वह कहती है कि बस करो, अब नाटक करना छोड़ दो। घटिया लड़की, तुम अपनी औकात पे आ ही गई, अब चुपचाप खड़ी हो जाओ, वरना मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। यहाँ खड़े सारे लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, पर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कैसी नौटंकी कर रही हो, पर तुम्हारी एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। वहीं अब भी रीमा अपने पूरे एक्टिंग मोड में थी। तो अमायरा बोलती है, तुम्हें लगता है सुनाई नहीं दे रहा है? तभी वह जोर से आवाज़ लगाती है और कहती है, रामू काका, खौलता हुआ पानी लेकर आओ, अभी 1 मिनट में इसकी एक्टिंग दूर करती हूँ। वहीं जैसे ही उसके मुंह से यह बात सुनती है, रीमा 1 मिनट में ही खसर फसर करते हुए उठ जाती है,
क्योंकि उसे खौलता हुआ पानी अपने ऊपर नहीं डालना था। और उसे इतना तो यकीन हो गया था कि अगर अमायरा कह रही है खौलता हुआ पानी डालने की, तो वह बिना देर किए उसके ऊपर यह खौलता हुआ पानी डाल देगी और शायद आज उसकी जान ही ना निकाल ले। और जिस हुस्न और जिस चेहरे पर वह इतना गर्व करती है, वह खौलता हुआ पानी उसका थोबड़ा ही बिगाड़ देगा। इसलिए वह और एक्टिंग नहीं कर सकी। वहीं उसकी माँ, वह तो अपना मुंह खोले ही देखते रह गई। उसने नहीं सोचा था कि रीमा इस तरह से बीच में ही उठ जाएगी। अब वह लोग क्या करेंगी। तभी रीमा मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ माँ मुझे हॉस्पिटल ले चलो वरना मेरी जान निकल जाएगी। वहीं उसकी इस एक्टिंग को देखकर रवि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ चूहिया, यहाँ से भागने का कितना आसान तरीका है, तुझ जैसी लोमड़ी को इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता है, इसलिए तू जल्दी से यहाँ भागना चाहती है। अभी अभी तो बेहोश हुई थी और जब मेरी बहन ने पानी डालने की बात कही तो देखो कैसे झट से उठ गई, क्योंकि इसे भी पता है अगर खौलता हुआ पानी इसके शरीर पे जाएगा तो इसकी क्या हाल होगी। पर मुझे नहीं पता था कि यह एक्टिंग में इतनी घटिया है। वैसे कहाँ जाना चाहती है? चल, जिस हॉस्पिटल में जाना चाहती है मैं तुझे ले चलता हूँ और आई स्वेयर मैं तेरे ट्रीटमेंट का पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे यकीन है कि मेरे द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट तुझे बहुत ही अच्छे से रास आएगा। उसकी बात को सुनकर रीमा बिल्कुल ही डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यह रवि उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है। अगर वह उसके हाथ लगी तो उसकी जान निकालने में भी 1 मिनट देर नहीं करेगा। वह घबराते हुए बोलती है, माँ प्लीज़ चलो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहीं रवि बोलता है कि रुको मैं ले चलता हूँ, वैसे भी आंटी तुझे नहीं उठा पाएगी। इतना बोलकर वह आगे बढ़ता है। वहीं रीमा तेजी से वहाँ से भागने लगती है। यह देखकर वहाँ खड़े सब लोग आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े देखने लगते हैं कि क्या सच में रीमा बेहोश हुई थी, क्या सच में अभी वह दर्द से मर रही थी। वहीं रवि को हंसी आ जाती है। वहीं अमायरा तो बस गुस्से भरी और नफरत भरी आंखों से अपने बाप को देख रही थी। फिर वह गुस्से से बोलती है, ओ मिस्टर राय, क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी का ड्रामा खत्म हो गया है। तुम्हारी वह नाजायज़ बेटी तो अपने बचाव करके यहाँ से भाग चुकी है। वैसे तुम्हें भी अपना बचाव कर लेना चाहिए, क्या पता कब तुम किसी के हाथों लग जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इतने गंदे विचार रखकर तुमने कभी किसी के साथ अच्छा किया होगा। तभी संजय जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या सच में रीमा एक्टिंग कर रही थी? वह मोहिनी जी की ओर देखने लगते हैं, जिससे मोहिनी जी सकपका जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है उसे किसी तरह का अटैक आया है। अक्सर उसे ऐसा अटैक आ जाता है, मुझे देखना चाहिए वरना वह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी और उसकी जान पर खतरा आ जाएगा। इतना कहकर वह भी वहां से जल्दी से भाग जाती है। वहीं सारे लोग मुंह फाड़े यह देख रहे थे। वहीं वहीं मीना जी, अमर जी, सुधा जी और महेंद्र जी, यह सब तो अपनी आंखें फाड़े यह सारा नज़ारा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। इस समय वह सच में रीमा की हरकत देखकर यह तो समझ चुके थे कि ज़रूर यह लड़की ही गलत है। अगर वह ऐसी नहीं होती तो वह इस तरह से यहाँ से न भागती। वहीं अर्ना और रोमी, उन्हें भी अब रीमा की हरकत पर कुछ अजीब महसूस होने लगा था। दूसरी ओर देव, जो अब तक वहां खड़ा सारा तमाशा सुन रहा था, वह भी यहाँ से जा चुका था, क्योंकि अब उसके आंखों के सामने सारी हकीकत आ चुकी थी। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और वहाँ बने अपने छोटे से प्राइवेट रूम में जाता है, जहाँ पर ढेर सारी शराबों का कलेक्शन रखा हुआ था।
उसे बहुत ज़्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। इस समय उसका यह दर्द यह शराबें ही कम कर सकती थी। इसलिए वह तुरंत ही एक बोतल खोलकर उस बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है। बार बार उसके आंखों के सामने वह सीन चल रहा था। अमायरा की वह बातें, अमायरा का वह दर्द अब उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वहीं अमायरा जो हाल में इस समय सबको बेवकूफ़ों की तरह देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के बड़े से बड़े बेवकूफ़ जैसे दुनिया के कोने से छांट छांट कर लाकर यहाँ उसके सामने रख दिया गया हो। वह सारे उसे किसी बड़े बेवकूफ़ के नमूने दिख रहे थे। उसने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगर बेवकूफ़ों वाला कोई कंपटीशन हुआ तो आप सब वहाँ फर्स्ट प्राइज हासिल करोगे, क्योंकि आप जैसा बेवकूफ़ तो मैंने कभी नहीं देखा, जो किसी घटिया छोटी सी बच्ची के चाल को भी नहीं समझ सका और उसकी चाल में इस तरह फंसते चले गए कि अपना वजूद ही मिटा दिया। और वहीं वह अब ज़्यादा वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसे इस समय इन लोगों को देखकर घिन और नफरत हो रही थी। इस वक्त तो अपनी माँ को भी नहीं देखना चाहती थी। उसकी माँ जो फफा कर रो रही थी, उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ को सच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वह कैसे अपनी माँ की गलतियों को भुला सकती थी। फिर वह तेज आवाज़ में बोलती हैं, मिसेस किरण जी, आप इस तरह क्यों ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं? क्या यहाँ कोई मर गया है जो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से यहाँ रोकर दूसरों को भी परेशानी में डाल रही हैं? आपके रोने से मुझे इरिटेशन हो रही है। वहीं अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अब अवाक होकर उसे देखने लगती हैं। क्या उसकी बेटी भी उससे नफरत करती है? वह हकलाते हुए बोलती हैं, अमायरा, तुम यह मुझसे कैसे बात कर रही हो? तो वह बोलती है, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वैसे भी मैं आपसे कैसे बात करूं? आप मेरी कौन लगती हैं? आपने हमेशा अपने 3 ही बच्चों पर अपना प्यार लुटाया है, तो मैं आपकी कौन हूँ? क्या सच में आपको पता है? ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए मैं आपकी कौन हूँ? तो किरण जी हकलाते हुए बोलती हैं, तुम मेरी बेटी हो। तो वह कहती हैं कि ठीक है, चलिए अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आप बताइए आपने माँ होने का फ़र्ज कब अदा किया है? मैं आपकी बेटी हूँ, आपको यह पता है, लेकिन क्या आप मेरी माँ हैं, यह आपको पता है? आपने कभी माँ होने का फ़र्ज अदा किया है? क्या किसी बेटी की माँ ऐसी होती हैं जो उसे 5 साल पर नन्ही सी उम्र में हॉस्टल भेज देती हैं और जो ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती हैं? क्या माँ ऐसी होती है? यहाँ तक कि किसी के जवान बच्चे भी अगर गुनाह करके जेल में बंद हो तो भी उसकी माँ हफ्ते में 2-4 बार तो उससे मिलने ही जाती है। अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाती है कि उसका बच्चा जेल में पता नहीं कैसा खाना खा रहा होगा। उनके लिए कपड़े ले जाती है कि पता नहीं वह कैसे ज़िंदगी जी रहा होगा। भले ही उसे वहाँ पहनने के आर्डर ना हो, लेकिन माँ की ममता जो नहीं मानती, वह उसके सुख सुविधा के लिए हर चीज़ करना चाहती है। लेकिन क्या आपने ऐसा कुछ किया? आपकी बेटी तो जेल में नहीं थी, उसे तो वनवास दे दिया गया था। एक ऐसा वनवास जिसका कोई अंत नहीं था। तो क्या आपको लगा कि महज कुछ ही दूरी पर हॉस्टल है? 1-2 घंटे की दूरी क्या आपसे तय की नहीं जा रही थी? क्या आपने इतनी बड़ी ज़िंदगी में एक बार भी अपनी बेटी को देखने का मन नहीं बनाया? क्या आप उसके चेहरे से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि उसे देखना नहीं चाहती थी? मुझे तो पूरा यकीन है कि सच में आप उससे बेइंतहा नफरत करती होंगी, तभी तो आप उसे देखने के लिए एक बार भी नहीं गई। तो फिर आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपको देखकर आप पर प्यार लुटाऊंगी? क्या वह नफरत मुझे आपसे नहीं हो रही होगी?
जब सबके माँ बाप स्कूल में आते थे, उन्हें प्यार से खाना खिलाते थे, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आते थे। हर हफ्ते सभी बच्चों के गार्जियन उनसे मिलने आते थे और वहीं मैं किसी कोने में अपने आंसू बहाए गेट की तरफ आस लगाए नज़रें गड़ाए बैठी रहती थी कि शायद अब की बार कोई मेरे घर से मुझसे मिलने आए और मेरे लिए भी टेस्टी टेस्टी खाना लाए। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी अच्छे अच्छे खाना खाना है। लेकिन क्या कभी कोई आया? इतने सालों में मुझे कभी कोई उस गेट से अंदर आता हुआ नहीं देखा। आज भी मैं वहाँ आस लगाए बैठी रहती थी कि शायद इतने सालों में किसी को मुझ पर तरस आ जाए, लेकिन कभी कोई नहीं आया। तो सोचिए कि मुझे उस वक्त आप लोगों से कितनी ज़्यादा नफ़रत हो रही होगी। वहाँ बैठा हर बच्चा मुझ पर हंसता था, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो मुझ पर नहीं हंसता था और मुझे गंदे नज़रिए से देखता था और मुझे अनाथ बोलता था। वह सबको यही लगता था कि मैं झूठ बोलती थी कि मेरा परिवार है। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, हाँ मेरे भाई पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, मेरी भी माँ है। लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं करता था, सब मुझे पर हंसते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सब बड़े होते गए और फिर मैं एक झूठी बनकर रह गई। सब मुझे झूठी झूठी कहकर बुलाने लगे। मेरा तो वहाँ नाम ही झूठी पड़ गया, क्योंकि मैं सबसे आज तक भी यही बोलती कि मेरा भी एक परिवार है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई और बहन हैं। लेकिन सच में मैं सबके सामने झूठी साबित हो गई। और पता है, सच्चा होते हुए भी जब कोई किसी को ऐसे शब्दों से नवाजता है तो दिल में कितना दर्द महसूस होता है। क्या इस एक दर्द को भी आप महसूस कर सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगी। तो फिर आप किस हक से मुझे माँ कह रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप जैसी कोई माँ होती है। वैसे अमारा का यह सब कुछ कहने का मन नहीं था, लेकिन वह देख सकती थी कि कैसे जब उसने संजय जी को और रीमा को बोला तो उसकी माँ बीच में बोल पड़ी। क्या उनका फर्ज नहीं था कि आज उनकी बच्ची को कम से कम बोलने की इजाज़त तो मिल सके? फिर भी वह बीच में बोली और इतनी देर से सब लोग उन्हें सुना रहे हैं, तब वह एक बार भी नहीं बोली। क्या ऐसी माँ होती हैं जो अपने बच्चे के लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं? अगर वह इसी तरह इन्हें इग्नोर नहीं करेगी तो वह भी इसी गलतफहमी में रहेंगी कि वह उसकी एक अच्छी माँ है। आखिर में उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि वह एक अच्छी माँ नहीं है जो अपने नन्हे से बच्चे को देखना भी नहीं पसंद करता है। वह अच्छी माँ कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम